जो भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड के जिसको यूनिवर्स, ठीक, ये बताया था मैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में परिभाषित तो नहीं है, पृथ्वी के चारों तरफ जहां तक विस्तार पाया जाता है, पृथ्वी के चारों दिशा में जहां तक विस्तार पाई जाती है चारों ठीक है, जिसे हम ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स कहेंगे। इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था, इसकी फर्स्ट कल्पना जो की थी, फर्स्ट इसकी कल्पना जो की गई थी, किसने की थी, तो कैसमस ने की थी, जिस कारण से हम इसको कास्मास कहते हैं। और ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है वो कास्मोलॉजी कहलाती है। ठीक, ब्रह्मांड का अध्ययन हम क्या कहेंगे, कास्मोलॉजी कहेंगे। और फर्स्ट कल्पना जो है कैसमस ने की थी, जिस कारण से इसको हम कास्मास कहेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन। ये चीज बताया था। दूसरा इसकी उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत बताया था मैंने। पहला जो सिद्धांत था वो डस्ट का सिद्धांत था, स्मिथ के द्वारा दी गई थी, इसको बताया था। और सेकेंड इसके जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, THEORY, बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉन लेमेत्रे ने दिए थे, जॉन लेमेत्रे ने दिए थे। ये 1950 में दिए थे और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं, बेल्जियम के रहने वाले हैं। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था, इस बारे में पूरा क्लियर हो चुका था। और इससे एक चीज और है, स्टीफन हॉकिंस का नाम भी इस बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है, बस इतना भी इसमें ध्यान रखना है, स्टीफन हॉकिंस को। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस को इसमें ध्यान रखना है, इसको नहीं बताया था कल। स्टीफन हॉकिंस जो है इनसे जुड़े हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या था, ये महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, इसमें महाविस्फोट का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को फिर मैं एक बार और जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में और भी हम बता देंगे। अभी इसमें समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में संगठित कोई एक पदार्थ, सभी एक पदार्थ संगठित रूप में व्यवस्थित थे, इसमें एक विस्फोट हुआ जिसके कारण से पूरे हमारे ब्रह्मांड की जितने भी पिंड हैं, ग्रह उपग्रह, ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। महाविस्फोट सिद्धांत जॉन लेमेत्रे ने बताया कि आदि पदार्थ जो है वो एक संगठित अवस्था में थी, जब इसमें विस्फोट हुआ जिससे ये ग्रह उपग्रह आकाशगंगा का निर्माण हुआ। और दूसरा चीज, एक चीज बताया था इसमें कि इसका विस्तार होते जा रहा है, इसका क्या होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है, जिसमें से डॉपलर प्रभाव, एक डॉपलर प्रभाव और दूसरा रेड शिफ्टिंग थ्योरी, रेड शिफ्ट सिद्धांत, है ना। डॉपलर प्रभाव और रेड शिफ्टिंग सिद्धांत, ये चीज क्लियर हो चुकी थी रेड शिफ्टिंग सिद्धांत के द्वारा कि और दिन ब दिन दो आकाशगंगा के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ते जा रही है, जिस आधार पर हमने बताया था कि ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड फैलते जा रही है। ये एक चीज हो गया था। उसके बाद से प्रमुख वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता, ठीक है, वैज्ञानिक या आप भूगोलवेत्ता, इसके बारे में बताया था, यहां तक हो चुका था हमारा। ठीक है, 15 या 1 से 17 के आसपास प्रमुख भूगोलवेत्ता के नाम आपको बताया हुआ था मैं। दूसरी बात, जियोग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जियोग्राफी, ये चीज नहीं बताया था मैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी का। ठीक है, ये पूर्व में जब जियोग्राफी स्टार्ट किए थे तो उस समय हमने बताया था। उसके पश्चात से हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं राशि बताया था इसमें जो भूगोल में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी आपके आकाश में जो भी पिंड दिखाई, ठीक है, खगोलीय इकाई जो दिखाई देती है, जिसको हम एक संज्ञा का उपयोग करते हैं, पिंड का उपयोग करते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, तो जब आप भूगोल को पढ़ेंगे तो अंतरिक्ष में जो कण दिखाई देती है उसको हम एक पिंड के रूप में व्यक्त करते हैं या पिंड कहते हैं। ठीक, दूसरी बात इसमें से हम आगे देखते जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में कई पिंड हैं, जैसे कि आपको मैं बताया राशियां। ठीक है, कल जैसे उस दिन बता रहा था मैं कि सबसे हम एक मिनट, है ना, हम इसको एक क्लियर इसमें कर देता हूं एक पेज में, ताकि उसके बाद फिर एक एक करके इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं बताया था आप लोगों को, ब्रह्मांड बड़ी इकाई। ठीक है, एक ब्रह्मांड, उसके बाद से फिर बताया था आपको राशि, फिर बताया था आपको नक्षत्र, और फिर इसमें बताया था आकाशगंगा,
फिर इसमें बताया था आपको सौर मंडल, फिर इसकी छोटी इकाई ये जो होंगी वो ग्रह, फिर उपग्रह, फिर धूमकेतु, और इसके नीचे फिर लास्ट में आ जाएंगे आपके धूलकण। इस प्रकार से धूलकण सबसे इसकी छोटी इकाई हो जाएंगी, और इस प्रकार से ब्रह्मांड जो होती है ये एक विस्तृत इकाई है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की छोटी इकाई आपके धूलकण, ये गैस के कण बोल सकते हैं आप, उसे धूमकेतु, उपग्रह, ग्रह, सौरमंडल, आकाशगंगा, नक्षत्र, राशि, फिर ब्रह्मांड। अब इनका एक एक चीज हम इन सबको हम देखते जाएंगे कि ये आखिर है क्या क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कल बता दिया था राशि। ठीक है, राशि, अभी हम राशि, कल राशि के बारे में हो चुकी थी, और नक्षत्र के बारे में हो चुका था कि हमारे राशि जो होती हैं वो 12 राशियां होती है, नक्षत्र जो होती हैं वो 27 हमारे नक्षत्र है, इसको हमको जानना है, मैं बताया था। और प्रत्येक माह, ठीक है, मैं आपको राशि में बताया था, राशि जो आपकी राशि में, हाँ पृथ्वी गोल है, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने। कौन बताया, इसका आंसर कौन दिए? ठीक, वेरी गुड। ये जो पेपर है ये बिहार पीएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, जो अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा हुआ था। तो सबसे पहले गोल के बारे में किसने बताया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, उसमें सौर परिवार के जो आकाशगंगा के प्रथम किसने देखा था, सर्वप्रथम आकाशगंगा को किसने देखा था? गैलीलियो ने। ठीक है, हर्सेल ने। ठीक, वेरी गुड। आकाशगंगा की खोज हर्सेल ने की थी, लेकिन हर्सेल ने पूरे आकाशगंगा की खोज की थी, ये भी ठीक है। हर्सेल का ऑप्शन नहीं था उसमें, उसमें गैलीलियो का था, क्योंकि दूरबीन की जैसे खोज हुई उसके पश्चात से जो सौर परिवार की वास्तविक खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक, चलिए अब इसमें से हम पढ़ते हैं। आप लोगों को मैं 2-3 चीजें अब बताते जा रहा हूं। अब यहां पर देखते हैं तारा। ठीक है, तारा किसे कहते हैं, इसके बाद स्टार्टिंग होते जाएगी। तारा किसे कहेंगे? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे, जिसमें स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। राइटिंग मेरा पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होंगे उसे हम तारा कहेंगे। इस प्रकार से सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्लियर? क्योंकि सूर्य जो प्रकाशमान है उसको कोई दूसरा लाइटिंग नहीं दे रही है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, और उस नाभिकीय संलयन की क्रिया के दौरान, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, इस नाभिकीय संलयन के दौरान हाइड्रोजन के अणु जुड़कर हीलियम, हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं या निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन जिसमें क्या होती है? नाभिकीय संलयन हल्के नाभिक नहीं, दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। और जब नाभिकीय विखंडन जो होती है, कोई भारी नाभिक जो होता है वो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब जुड़ना होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, जिसके परिणाम के फलस्वरूप सूर्य जो होती है या कोई भी तारा जो होते हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाशमान होने का कारण नाभिकीय संलयन है और हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होना। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं ना? अब दूसरा चीज इसमें से देखते हैं कि सूर्य के नजदीक का जो तारा है हमारा, जो अभी सौरमंडल, हालांकि आपको बताना चाहिए लेकिन एक एक चीज करके पूरा मैं बताऊंगा तो फिर क्लियर होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सूर्य के नजदीक का
ठीक है, इस तारे के अंतर्गत 3-4 तारे का नाम मैं आपको नोट करा रहा हूं। पहला एक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी है ये, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये कौन है? तो ये सूर्य के नजदीक का तारा है। अब सूर्य के नजदीक का तारा है, इसका मतलब कि हमारे सौर मंडल के नजदीक का तारा है। अभी सौर मंडल को मैं नहीं पढ़ाया हूं, सौर मंडल को बताऊंगा अभी। सौर मंडल सूर्य के नजदीक का तारा या सौर मंडल के नजदीक का तारा? सौर मंडल किसे कहेंगे? सूर्य सहित समस्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें से सूर्य उसका मुखिया होता है बोल सकते हैं, या प्रमुख होता है बोल सकते हैं, और जिसके चारों ओर समस्त ग्रह उपग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो सौर मंडल का फिर अभी बताना है, लेकिन सौर मंडल के बारे में अभी जान लीजिए आप। सूर्य सहित समस्त ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, अभी नाम को आप समझते रहिए कि कौन क्या है, अभी नहीं परिभाषित करते जाऊंगा मैं। ठीक है, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम सौर मंडल कहेंगे। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो कि सूर्य के नजदीक का तारा है। क्लियर? दूसरा हमारा एक और तारा है जिसको हमको याद रखनी है, साइरस, या इसी को कहा जाता है डोन्स स्टार, या डॉग स्टार भी कहते हैं, डोन्स स्टार। ठीक है, ये साइरस जो है ये भी एक तारा है, और इसकी विशेषता ये है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक चमकीला तारा है। ठीक, पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक चमकीला तारा है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सूर्य के बाद हमारा चमकीला दिखाई देगा कौन सा, तो ये साइरस दिखाई देगा। दो हो गया, दो तारे का नाम आपने लिख लिया। हाँ, हाँ, नहीं दिखाई देता है वो अभी आप आएंगे। अभी हम जो हाइड्रा, सप्तऋषि आप लोग पढ़े होंगे, तारा जो होती है, ठीक है, इसमें से ये दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोग जो चमकीले रात में दिखाई देते हैं छोटे छोटे से स्टार करके, ठीक है, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर साइरस के बारे में कहा जाए तो सबसे चमकीला हमारे पृथ्वी से ये दिखाई देता है, डोन्स स्टार। और नजदीक का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, हमको दिखाई देता है, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि कौन हमको नजदीक है। तो ये चमकीला, पृथ्वी से दिखाई देने वाली चमकीला है सबसे, और ये नजदीक का है ये तारा। हाँ हाँ, वो अभी आएगा, आएगा, चिंता मत करो, अभी सब आएगा, वो सब ध्रुव तारा वगैरह सब आएंगे अभी। ठीक है, इस कारण से बस जो पॉइंट बताते जा रहा हूं, उसके बाद से पूरा तारामंडल हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद से क्वेश्चन इसमें से आप लोग पूछिएगा। ठीक है, वो सब आएगा अभी। इसकी जो चमक है ना, सूर्य से लगभग 20 गुना ये चमकता है अधिक, और 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 प्रकाश वर्ष ये दूर है। ठीक है, अब इसमें से प्रकाश वर्ष भी आप लोग पूछेंगे, तो प्रकाश वर्ष भी हम आगे बताएंगे। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में जितना दूरी तय की जाती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है।
तो आगे फिर इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आपको समझिए इसको। प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? तो यहां पर से जो लाइट होती है एक साल में जितना दूरी तय करता है। आप सोच सकते हो जैसे सूर्य से यहां तक पहुंचने में जो लाइटिंग होती है वो 500 सेकंड लगता है, 8 मिनट लगभग लगता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना दूर होगा, राइट। इसके बाद से तीसरा हमको एक तारा और ध्यान रखनी है। एक विटिलगुज, ये भी एक तारा है, ठीक है। जिसको वैज्ञानिक नाम अल्फा ओरियोनिस कहा जाता है। विटिलगुज या अल्फा ओरियोनिस, ये इतना बड़ा है कि 2.4 करोड़ सूर्य इसमें समा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तारा है वो, ठीक। अब इसके बाद आते हैं एक साइरस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी हो गए। एक और 4 तारे के बारे में है। एक आप इसको क्वासर्स, ठीक है। क्वासर्स जो है आप इसको इसका फुल नाम भी है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, ठीक है। ये आप तारे में इसको इसलिए नोट करा रहा हूं मैं, तारों की तरह ये सर्वाधिक दूर स्थित पिंड है। तारों की तरह सर्वाधिक दूर स्थित एक पिंड है जो अत्यधिक ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब यहां पर इसको तारे में लिखाने का रीजन ये है कि ये तारों की तरह सर्वाधिक दूर स्थित एक पिंड है जो अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक। तो हाँ हाँ, क्योंकि ये तारों की तरह बोलने का कारण ये है, इसको क्या होता है, आकाश गंगा से छोटा इसको माना जाता है। तो मैं इसी कारण से इसको डबल क्रॉस करके कर दिया हूं, तारों की तरह, क्योंकि ये खुद की प्रकाश से प्रकाशित होता है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इस कारण से ये तारों की तरह मैं ये बोलने का कारण है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें से ओरियन नेबुला, ठीक। एक और तारा है ओरियन नेबुला। जितना अभी बता रहा हूं ये 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के समीप, अभी शब्द आ गया, हमारी आकाशगंगा के समीप। हमारी आकाशगंगा के समीप शीतल और चमकीला तारा, शीतल एवं चमकीला, यहां पर ये ठंडा है, शीतल और है, साथ ही साथ चमकीला तारा ओरियन नेबुला। तो आप इसको इन 5 का नाम को याद रखना कि ये 5 जो अभी बताया मैं, वो एक तारा ही है, जिसमें से प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के नजदीक का तारा है। साइरस को जब भी याद रखेंगे तो ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला तारा है जो कि 9 प्रकाश वर्ष दूर है। विटिलगुज को याद रखेंगे आप, जिसमें
अल्फा ओरियोनिस कहा जाता है इसको, वैज्ञानिक नाम इसका अल्फा ओरियोनिस है। और ये 2.5 करोड़ सूर्य इसमें समा सकते हैं। क्वासर्स को याद रखेंगे कि ये तारों की तरह सर्वाधिक दूर स्थित पिंड है जो कि अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ओरियन नेबुला जो है ये हमारी आकाशगंगा समित शीतल चमकीला तारा है। क्वेश्चन इसमें आया था, जो मैं एक एक लाइन फैक्ट बताया हूं वही क्वेश्चन। सूर्य के नजदीक का तारा कौन सा है? डॉन से स्टार या डॉग स्टार भी बोलते हैं, वो क्या है? ओरियन नेबुला के बारे में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे तारे के बारे में। अब तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यहां तक आप समझ गए हैं। अब तारों के समूह जो कि कोई आकार बनाते हैं, तारा हमने पढ़ा, तारों का समूह जो एक आकार बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, हाँ, पृथ्वी के निकटवर्ती तारा सूर्य है और सूर्य के नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अभी देखो एक 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 एक, एक चीज। हम्म। हाँ हाँ अभी, हाँ 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 होगा ना ये अभी। तारों के अभी पढ़ेंगे तो ये अभी 450 करोड़ ये हो चुका है। और लगभग सूर्य के बारे में और 5 बिलियन पश्चात वो भी डेड अवस्था में पहुंचने वाली है सूर्य भी, ठीक है। लेकिन अभी काफी दिन है, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो हमने ये बताया सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, और इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह, ठीक। और इस एक ग्रह है, इसकी संख्या ये तारों में है, इस प्रकार से है, ठीक है। और इस प्रकार से ये सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। अब ये जो तारे हैं, ये तारा है, ये तारे कई तारे मिलकर, अब यहां से मैं आपको बताया हूं नजदीक यहां पर हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये नजदीक का तारा मैं ये बताया। दूसरा चीज उसमें से आप लोगों को ये बताया था, प्रोक्सिमा सेंचुरी साइरस जो होती है, एक तारा यहां पर से साइरस होगी, ये भी एक तारा है, ठीक। ओरियन नेबुला ये भी है। अब ये इस प्रकार की स्थिति है, ओरियन नेबुला भी स्थित है आसपास स्थिति में। अब कई तारे मिलकर, जितने भी तारे हैं, तारों के समूह को हम तारामंडल कहेंगे, तारों के समूह को हम तारामंडल कहेंगे, ठीक। और जिसमें से अभी आप लोग बताए, तारों के समूह को हम तारामंडल कह देंगे, तारा के समूह को, ग्रुप में रहेंगे ये, और ये तारा का समूह मिलकर तारामंडल तो बनाएंगे, और तारामंडल मिलकर आकाशगंगा बनाएंगे, ठीक। क्लियर? तारों का समूह तारामंडल कहलाएगा, और जितने भी तारों का समूह मिलकर आकाशगंगा बनाएंगे। और कल आप लोगों को बताया था कि लगभग एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, और लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। और उस आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा हमारा है, जैसे मैं यहां पर बनाया हूं, ये मान के चलिए कि एक हमारा आकाशगंगा है, ये हमारा आकाशगंगा है। और इस हमारे आकाशगंगा का नाम जो है वो है इरावत या मिल्की वे या दुग्ध मेखला,
और जिसकी आकृति जो है वो है सर्पिलाकार। और आकाशगंगा में जो तारे होते हैं वो आकाशगंगा में, अब यहाँ पर मैं एक बताया, इस प्रकार से तारे बिल्कुल केंद्र में अभी आकाशगंगा है मान के चलिए, यहाँ पर तारे, बहुत सारे तारे होंगे, जिसको मैं कल आप लोगों को बताया था बीच में संकीर्ण पाई जाती है, या संकीर्ण अवस्था में एकदम संघनित अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बल्ज कहते हैं, जिसको हम बल्ज कहेंगे। क्लियर? ये एक प्रकार से क्लियर हुआ। अब इसको फिर डिटेल और पढ़नी है। अभी ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एरावत मिल्की, हमारी आकाशगंगा का नाम एरावत या मिल्की वे है। अब इसमें से एक तारे को हम लेंगे और इस तारे का नाम है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम सौर मंडल बोल देंगे, जिसको हम सौर मंडल बोल देंगे। अब आप यहां पर बढ़ते क्रम में किस प्रकार से समझेंगे आप समझिए। पहले हमने कहा उपग्रह क्षुद्र ग्रह जितने भी था, उसके पश्चात से सौर मंडल का निर्माण किए तारे को मिलकर। अब ये तारे मंडल मिलकर हमारे तारों, एक तारा के साथ में सौर मंडल बन गया, ये तारा, ठीक है, जिसमें सूर्य सहित ग्रह को हमने सौर मंडल कहा। और यही तारामंडल का निर्माण किए तारों का समूह मिलकर, और ये समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण किए, और उसमें से एक आकाशगंगा का नाम हमारा मिल्की वे है। और ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब ब्रह्मांड कितना विस्तृत है वो आप अनुमान नहीं लगा सकते, हम उसका 0.01 के बारे में जानते हैं। तो एलियन के बारे में जो आप लोग सुनते हैं वो कोई गलत नहीं है, एलियन हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल भाई। हाँ ये जित, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये देखो वो दूर नहीं जा रहे, ये एक आकाशगंगा में बताया। देखो यहाँ पर एक ये एक हमारा आकाशगंगा का वे है, मैं बोला हूँ एक आकाश, ठीक है, वो आकाशगंगा है ना, तो एक आकाशगंगा ये हो गया, मान लो आकाशगंगा ये हो गया, इसके अंतर्गत समाहित है। एक आकाशगंगा ये हो गया, एक आकाशगंगा ये हो गया। तो अब इन दोनों आकाशगंगा के बीच जो है दूरियां जो है वो बढ़ रही है, अर्थात इस आकाशगंगा में तारे होंगे, इस आकाशगंगा में तारे होंगे, सूर्य जैसे है यहाँ पर भी तारे होंगे, तो इनकी बीच की दूरियां जो होती है वो बढ़ रही है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं, एक आधार भी है, रेड शिफ्टिंग के सिद्धांत भी है, डॉपलर भी है। बात तो एक है, कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं कि झलमला स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसको डिफाइन कर देंगे तो झलमला स्कूल के कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड के आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा से मिलकर ही तो ब्रह्मांड बना है। 9वीं कक्षा से मिलकर, 10वीं कक्षा से मिलकर तो स्कूल बनी हुई है ना। तो ये है, हाँ ये बात है, ठीक है। अब हमने नक्षत्र मंडल में से तारों के किसी आकार बनाने वाले समूह को हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग ध्रुव तारा वगैरह जो पढ़ रहे थे उसको भी मैं बता रहा हूं, जिसमें से, ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद से सेकंड अपन पहुंचते हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं?